हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करने वाले हैं सेकंड चैप्टर जो कि हमारा है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन। हियर वी विल स्टडी अबाउट द मूविंग ऑब्जेक्ट्स and this mechanics is divided into three parts. It has three branches. Number one is statics. Number two, dynamics. And number three, kinematics. So in this chapter we will study the moving objects in a straight line, rectilinear motion. Mechanics, it deals with the study of objects in motion. It has three branches. Number one, statics. When object is not moving, when object is at rest. The branch of physics which deals with the study of objects at rest. Objects at rest. Dynamics, study of objects in motion. Study of objects in motion. But here we'll deal with the cause too. यानी कि जो मोशन होता है किसी ऑब्जेक्ट में वो किस कारण से आता है, फोर्स से आता है ना। तो उस फोर्स का जिक्र भी हम यहाँ पर करते हैं। स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन मोशन एंड वी डील विद कोज टू। इसमें कोज की भी स्टडी की जाती है साथ में। और यू कैन से दैट study of objects in motion and its cause और उसका कारण। किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब हम फोर्स लगाते हैं तो मोशन आता है, तो इसके कोज का भी जिक्र करते हैं हम। यानी कि हम मोशन और उसके कोज दोनों की स्टडी करते हैं किसके अंदर, डायनामिक्स के अंदर। काइनेमैटिक्स, मूविंग ऑब्जेक्ट की ही स्टडी करेंगे लेकिन उसके कोज की स्टडी नहीं करेंगे। स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन मोशन बट नॉट द कोज ऑफ मोशन, लेकिन उनके कोज का जिक्र नहीं करेंगे हम। तो हम देखते हैं मैकेनिक्स डील्स विद द मूविंग ऑब्जेक्ट्स। इट हैज़ थ्री ब्रांचेस। नंबर वन, स्टैटिक्स मीन्स डील विद द रेस्ट। डायनामिक्स डील्स विद द मोशन एंड इट्स कॉजेज। काइनेमैटिक्स डील्स विद द मोशन एंड नॉट द कॉज। यहाँ पर हम देखेंगे ऑब्जेक्ट रेस्ट में होंगे, उनकी स्टडी करेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे ऑब्जेक्ट मोशन में होंगे और उसके साथ साथ उसके कोज का भी जिक्र करेंगे, उसकी भी स्टडी करेंगे, उसके कोज की भी। और काइनेमैटिक्स में हम कोज की स्टडी नहीं करेंगे, ओनली मोशन की स्टडी करेंगे। तो रेस्ट में क्या क्या हो सकता है, कोई ऑब्जेक्ट अगर ग्राउंड के ऊपर रखा होगा ऐसे रेस्ट में, तो इसमें क्या होगा, एक तो ऑब्जेक्ट का वेट नीचे लगता है, W इक्वल्स टू वेट क्या होता है, mg, ये हमें पता है। उसका वेट नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा और ग्राउंड उसके ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा, वो होगा रिएक्शनल फोर्स। इस केस में हमारा वेट और रिएक्शन फोर्स दोनों इक्वल होते हैं जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहेगा। और क्या हो सकता है, अगर किसी स्लोप पे रखा हुआ है ऐसे ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर क्या होगा, वेट इसका सीधा नीचे की तरफ इधर होगा इसका वेट, रिएक्शन किधर लगेगा, रिएक्शन हमेशा ही सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है। तो ये हमारा सरफेस है, इसके परपेंडिकुलर लगेगा ये रिएक्शन।
नेक्स्ट अगर हम देखें इसमें थर्ड केस, कोई भी स्ट्रिंग है उससे वेट अटैच्ड है तो उसका वेट नीचे की तरफ यानी कि mg हमारा नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा होगा, और अब रेस्ट में ही रहेगी ये चीज़ तो क्या होगा, स्ट्रिंग भी उस पे ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाएगी। ये तो नीचे की तरफ फोर्स लगेगा वेट, और स्ट्रिंग उस पे एक ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगी जिसको हम बोलते हैं टेंशन इन द स्ट्रिंग या फोर्स ऑफ टेंशन। इज इट क्लियर? सो इन स्टैटिक्स वी विल डील विद द रेस्ट, डायनामिक्स डील विद द मोशन एंड इट्स कॉजेज, and in kinematics we will deal with the motion and its causes. And in statics here are some examples when object is at rest and it is lying on the ground, then its weight is in the downward direction and there will be an opposite reaction, and reaction is always normal to the ground, normal to the surface. Here we can see for rest this normal reaction and this weight must be equal, and from here and here no force must be, and this bending surface, इसके लिए क्या होगा, हमारा वेट जो होगा नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा और रिएक्शनल फोर्स हमेशा ही सरफेस पे नॉर्मल होगा। ये हो गया। फिर एक स्ट्रिंग लेंगे हम, किसी सरफेस से अटैच्ड है ऊपर की तरफ, और क्या होगा, वहाँ से स्ट्रिंग लटकाएं। अगर मोशन नहीं हो यानी कि इसके हम देखेंगे तो वेट होगा नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ स्ट्रिंग एक फोर्स लगाएगी जिसको हम टेंशन बोलते हैं। ये क्लियर है हमारा? ठीक है, तो आगे देखते हैं हम। इस चैप्टर में जो हमें मेनली देखना है वो काइनेमैटिक्स का ही जिक्र करेंगे। काइनेमैटिक्स, स्टडी ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट्स विदाउट टेकिंग द its causes in the account। तो हम केवल मोशन की स्टडी करेंगे, उसकी कॉजेज की स्टडी नहीं करेंगे। काइनेमैटिक्स में ऐसा ही होता है। अगर कॉजेज की स्टडी करनी होती है तो डायनामिक्स में करते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, जो मोशन होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, कैसा कैसा हो सकता है, या तो कोई किसी एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, या तो एक्स एक्सिस के अलोंग जा रहा हो, या वाई एक्सिस के अलोंग जा रहा हो, या जेड एक्सिस के अलोंग जा रहा हो। ऐसा ही तो होता है, एक्स एक्सिस के अलोंग जा रहा हो, या ओनली वाई एक्सिस के अलोंग जा रहा हो, या जेड एक्सिस के अलोंग। तो ये होता है हमारा वन डायमेंशनल मोशन। वन डायमेंशनल मोशन व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन ओनली वन एक्सिस। जब ऑब्जेक्ट केवल एक एक्सिस पे ही डायरेक्शन कर रहा है, एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में या जेड एक्सिस में, तो हमारा जो मोशन हो जाएगा वो क्या होगा, वन डायमेंशनल। टू डायमेंशनल भी मोशन हो सकता है। अगर इस बोर्ड के ऊपर कोई चीज़ चलेगी, ठीक है, एक प्लेन के ऊपर जब कोई चीज़ चल रही है, ठीक है, तो क्या होगा, वहाँ पर हम देखेंगे एक्स की तरफ भी कुछ उसका डिस्टेंस कवर करेगी और वाई की तरफ भी। देख लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं कोई। देखो ये हमारा एक्स वाई प्लेन है। अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे चल रहा है इसमें एक्स वाई की डायरेक्शन में कहीं भी, तो क्या होगा, एक्स की वैल्यूज भी साथ साथ चेंज होंगी, वाई की वैल्यूज भी चेंज होंगी। तो x और y जब कोऑर्डिनेट साथ साथ चेंज होंगे ऑब्जेक्ट के, तो हमारा मोशन कैसा हो जाएगा, टू डायमेंशनल मोशन। व्हेन ऑब्जेक्ट इज कवरिंग डिस्टेंस इन बोथ द कोऑर्डिनेट्स, बोथ द एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। मतलब हमें जो भी ऑब्जेक्ट है उसकी पोजीशन निकालनी होगी तो एक्स और वाई एक्सिस दोनों की ज़रूरत होगी। टू डायमेंशनल मोशन। थ्री डायमेंशनल मोशन, थ्री डायमेंशनल मोशन क्या होगा, अब कोई भी चीज़ स्पेस में मूव कर रही है तो हमें उसके लिए थ्री डायमेंशंस यानी कि तीन कोऑर्डिनेट्स की हेल्प लेनी पड़ेगी, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तभी तो उसकी पोजीशन बता सकते हैं।
हमारे पास एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, 2D में शो नहीं कर पा सकता मैं ऐसे मोशन को, ठीक है, 3D में शो कर पाएंगे क्योंकि मोशन भी 3D ही है, ठीक है। अब कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे कोई बटरफ्लाई है या फिर एक बी है, ठीक है, वो फ्लाई कर रही है, तो उसका मोशन क्या होगा? अगर वो यहाँ पर फ्लाई कर रही है तो मैं यहाँ होऊंगा, ऑब्जर्वर देखेगा उसको, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तो तीनों कोऑर्डिनेट की हेल्प से उसकी पोजीशन बता सकता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जो स्पेस में जितने भी मोशन होंगे वो 3D ही होंगे, एक प्लेन में जितने भी मोशन होंगे वो 2D होंगे, एक एक्सिस के अलोंग जितने भी होंगे वो 1D होंगे। इज इट क्लियर? एग्जाम्पल्स देख सकते हो आप एक्स एक्सिस में, ठीक है। इसके लिए तो कोई भी एग्जाम्पल दे दो, कोई भी एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस या जेड एक्सिस में कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो 1 डायमेंशनल मोशन होगा। 2 डायमेंशनल मोशन में भाई दीवार के ऊपर कुछ चल रहा है ऐसे ऐसे ऐसे। अब जब हम लिख रहे हैं ब्लैक बोर्ड के ऊपर तो जो चौक का मोशन है वो भी तो 2 डायमेंशनल ही होगा, एक्स और वाई एक्सिस 2 एक्सिस में ही तो कवर करता है वो डिस्टेंस, 2 डायमेंशनल मोशन है। 3 डायमेंशनल मोशन जैसा कि हम पहले भी कर चुके हैं, स्पेस में कोई भी चीज़ यानी कि कोई चीज़ उड़ रही है तो उसका मोशन कैसा होगा? 2 डायमेंशनल मोशन, ओ सॉरी 3 डायमेंशनल मोशन, यानी कि एक बटरफ्लाई है या बी है कुछ भी है तो 3 डायमेंशन से ही हम उसकी पोजीशन बता पाएंगे, जो कि क्या होगा हमारा 3 डायमेंशनल मोशन, ठीक है। यहाँ पर हम देखें, अगर हम किसी बॉल को ऐसे फेंकें, बॉल को ऊपर की तरफ फेंकें तो क्या होगा, वो एक्स एक्सिस यानी कि ऊपर हाइट के साथ भी चल रही है और नीचे भी इस तरफ, तो 2 डिस्टेंस कवर करती है। 2 डिस्टेंस के लिए क्या होगा, 2 डायमेंशनल मोशन होगा, केवल एक ही तरफ डिस्टेंस कवर करेगी 1 डायमेंशनल और 3 एक्सिस में डिस्टेंस कवर करेगी तो 3 डायमेंशनल। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, और इस चैप्टर में हम जितने भी मोशंस की बात करेंगे वहाँ पर ऑब्जेक्ट को पॉइंट मास ऑब्जर्व किया जाता है। पॉइंट मास, व्हाट इज पॉइंट मास? अरे पॉइंट का तो सभी को पता है, मास को यानी कि कोई कितना भी बड़ा ऑब्जेक्ट है उसको हम अज्यूम करेंगे एज अ पॉइंट मास। ये किस केस में हो सकता है? जब डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या होगा, वेरी वेरी लार्जर दैन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर मेरे पास एक कार है, ठीक है, और मुझे यहाँ से दिल्ली या कहीं भी जाना है, ठीक है, तो कार का साइज और वो डिस्टेंस, ठीक है, क्या होगा, कार का साइज उस डिस्टेंस से वेरी वेरी स्मॉल है। जब कंपैरेटिव स्मॉल होगा तो हम पॉइंट साइज ले सकते हैं, ठीक है, और अगर कंपैरेटिवली वेरी वेरी स्मॉल नहीं है ले सकते हैं। भाई एक ब्रिज हो गया, मान लीजिए ये हो गया 100 मीटर और इसके नीचे से ट्रेन जाती है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसका है 20 मीटर, तो यहाँ पर हम इसको पॉइंट मास अज्यूम नहीं कर सकते। पॉइंट मास कब अज्यूम करेंगे? जब जो हमारा मूविंग ऑब्जेक्ट है उसका साइज उसके कवर्ड डिस्टेंस से वेरी वेरी स्मॉल होगा। इज इट क्लियर? नेक्स्ट देखेंगे हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, वही फ्रेम यानी कि एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स से फ्रेम बन जाएगा हमारा, ठीक है, और रेफरेंस यानी कि वहाँ से रेफर किया जाए कि किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताई जाए, ये होता है हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कैसे डिफाइन करेंगे? भाई 3 कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ेगी, फ्रेम हो गया, यानी कि इट इज द सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स हैविंग एन ऑब्जर्वर विद अ क्लॉक। इट इज अ system of coordinates
having an observer with a clock, एक ऑब्जर्वर कोऑर्डिनेट के सिस्टम में बैठा है, खड़ा है, कैसे भी है, एक क्लॉक उसके पास है, तो क्या क्या बता सकता है वो? पोजीशन बता सकता है, स्पीड बता सकता है, वेलोसिटी बता सकता है। दैट शोज स्पीड, वेलोसिटी, टाइम और डिस्टेंस एक्सेट्रा फॉर द ऑब्जेक्ट। ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा हमारा। नेक्स्ट, अगर हम इसके अंदर देखें कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कैसे कैसे जा सकता है। कोई भी ऑब्जेक्ट एक पॉइंट से, मान लीजिए ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, यहाँ से यहाँ कैसे जा सकता है भाई? या तो ऐसे आए गलियों से घूमता हुआ, या फिर हो उसके पास एरोप्लेन, तो क्या होगा? बिल्कुल सीधा आएगा, आ जाएगा ना। एरोप्लेन होगा तो बिल्कुल सीधा आ जाएगा, बिल्कुल ठीक बात है। तो ऐसे जब वो घूमता हुआ आ रहा है तो क्या है, जितना भी रास्ता उसने कवर किया है, टोटल पाथ जो होगा वो हो जाएगा उसका डिस्टेंस। क्या होगा? टोटल पाथ वो जितना भी चला है वो क्या होगा? उसका डिस्टेंस। और उस ए पॉइंट से बी पॉइंट तक अगर एक स्ट्रेट पाथ कर दें, हम एक सीधी लाइन कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा उसका डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ से हमारे पास दो डेफिनेशन हो गई। टोटल पाथ अगर घूमते हुए आया, वो नाचते हुए आया गलियों के अंदर से, है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? उसका डिस्टेंस। टोटल पाथ जब हम मेजर करेंगे तो वो हो जाएगा डिस्टेंस। और अगर स्ट्रेट लाइन में पाथ जो होगा, यानी कि शॉर्टेस्ट पाथ कह सकते हैं हम, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन से शॉर्ट कुछ भी नहीं हो सकता। तो एक स्ट्रेट लाइन में जो पाथ होगा वो होगा डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ से हमारे दो डेफिनेशन तैयार हो गई, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस इज द ओवरऑल पाथ, टोटल पाथ covered by an object, and displacement is the shortest path। लिखेंगे it is the total path covered by an object, it is the total path covered by an object from one point to another point। Displacement, it is the shortest path covered by an object from one point to another point, उससे initial point to final point। It is the shortest path covered by an object from initial point to final point। बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट देखेंगे, डिस्टेंस में हम कभी भी डायरेक्शन की बात नहीं करेंगे और डिस्प्लेसमेंट में हमेशा ही डायरेक्शन की बात करेंगे। अगर ये हमारा कोई पॉइंट है, अगर इधर से राइट साइड जाएं तो पॉजिटिव मेजर करेंगे डिस्प्लेसमेंट को हमेशा, और इधर से लेफ्ट साइड जाएंगे तो हमेशा ही नेगेटिव मेजर करेंगे, और पूरी दुनिया में घूमकर वहीं आ गए तो जीरो हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। कैसे हुआ जीरो? डिस्प्लेसमेंट को हमने क्या कहा है? शॉर्टेस्ट पाथ, यानी कि पाथ इन अ स्ट्रेट लाइन बिटवीन टू पॉइंट्स। उसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो, वो टोटल उसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। और मैंने यहाँ पर क्या कहा है कि वो यहाँ से चला था और पूरी दुनिया में घूम कर आ गया, इसी पॉइंट पे आ गया।
तो इसके इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके बताओ कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने की जगह भी नहीं बची, मतलब बीच में कोई डिस्टेंस ही नहीं रहा। तो शॉर्टेस्ट पाथ जो होता है हमारा, उसमें यानी कि डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, अगर कहीं से भी घूमकर वापस आ जाए तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0। बिल्कुल ठीक। तो डिस्टेंस हमारा हमेशा ही, ऑब्जेक्ट अगर चल पड़ा अपनी पोजीशन से थोड़ा बहुत चल गया, हमेशा पॉजिटिव होगा। तो डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। और डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ हमने देखा, अगर इधर से राइट साइड चला पॉजिटिव, लेफ्ट चला नेगेटिव और घूमकर वापस उसी पॉइंट पे आ गया तो 0। तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। क्योंकि हमने अभी देखा है डिस्टेंस में डायरेक्शन का कोई जिक्र नहीं हो रहा, कहीं भी गया हमेशा पॉजिटिव, तो डायरेक्शन की कोई बात नहीं की। तो इसलिए जो डिस्टेंस है वो हमारी कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। लेकिन हमने डिस्प्लेसमेंट में देखा है राइट गया पॉजिटिव, लेफ्ट गया नेगेटिव, डायरेक्शन देखी है बिल्कुल। जहाँ पर डायरेक्शन का भी जिक्र करते हैं वो कैसी क्वांटिटी होती है हमारी, वेक्टर क्वांटिटी। सो डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट पॉइंट्स, अब देखिए 2 पॉइंट्स के बीच में हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट देखेंगे। यहाँ से यहाँ तक ये हो गया डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्टेंस है और ये डिस्प्लेसमेंट है। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो सकता है, अगर ऑब्जेक्ट सीधी लाइन में ही जा रहा है तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इक्वल आएंगे। लेकिन डिस्टेंस कभी छोटा नहीं आ सकता डिस्प्लेसमेंट से, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है ही शॉर्टेस्ट पाथ और एक स्ट्रेट लाइन से छोटा कुछ हो नहीं सकता। इसलिए डिस्टेंस कभी भी डिस्प्लेसमेंट से कभी भी डिस्प्लेसमेंट से कम नहीं हो सकता। तो हम यहाँ पर ये भी पॉइंट लिख सकते हैं, इट कैन नॉट बी लेस देन डिस्प्लेसमेंट। बट यहाँ पर हम देखेंगे डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट है तो डिस्प्लेसमेंट कभी डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता। यहाँ भी देख सकते हो आप, अभी जो हमने डायग्राम में जितने बार भी देखा है, डिस्प्लेसमेंट कभी डिस्टेंस से ज़्यादा आया ही नहीं। तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता। इट कैन नेवर बी ग्रेटर देन डिस्टेंस। इज इट क्लियर? यहाँ हमने स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी का जिक्र किया था, उसके बारे में कह भी चुके हम। स्केलर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनका ओनली मैग्नीट्यूड होता है, जिनका केवल मैग्नीट्यूड 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 2 किलोग्राम, 10 किलोग्राम, ठीक है, 2 लीटर, 50 लीटर, ठीक है, वो सभी क्या होंगे हमारी स्केलर क्वांटिटी है। डायरेक्शन की बात नहीं होती वहाँ पर, जैसे मैंने कह दिया 2 लीटर्स, ठीक है, तो ये 2 क्या है, इसका मैग्नीट्यूड ही है। तो ऐसी क्वांटिटी जिसमें केवल मैग्नीट्यूड यानी कि ये न्यूमेरल वैल्यू होती है ओनली, जिसमें डायरेक्शन नहीं होगी, वो होंगी हमारी स्केलर क्वांटिटीज। और ऐसी क्वांटिटी जिसमें इस न्यूमेरल वैल्यू के साथ साथ डायरेक्शन भी हो, वो हो जाएंगी हमारी
vector quantities. The quantities having both magnitude and direction are known as vector quantities. So these were the differences between distance and displacement. Now here is a question, find out the distance and displacement. Question is here. An object starts to move from point A to point B and then to point C, and this is the angle of 90 degree. He travels from A to B 4 kilometers and then B to C 3 kilometers. Find the distance and displacement from A to C when the object travels from A to C via B. जब ऑब्जेक्ट A से C पे जाता है B से होकर, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालिए। करेंगे जल्दी ट्राई। देखिए A से B अगर हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, डिस्टेंस क्या होता है? टोटल पाथ कवर्ड, टोटल 4 + 3 7, 4 + 3 7 किलोमीटर्स। डिस्प्लेसमेंट स्ट्रेट लाइन, यहां से एक स्ट्रेट लाइन कितना हो जाएगा? परपेंडिकुलर के सामने है, ठीक है। तो यहां पर हम देखेंगे पाइथागोरस थ्योरम से इट विल बी 3² + 4² एंड रूट ऑफ होल, इट विल बी 5। तो हम देख रहे हैं डिस्टेंस ज्यादा आ रहा है या डिस्प्लेसमेंट? डिस्टेंस ज्यादा आ रहा है। यही तो हमने डिफरेंसेस में भी किया था कि डिस्टेंस ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट के इक्वल आ जाएगा, लेकिन उससे कम नहीं होगा। और डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस के इक्वल हो जाएगा, लेकिन उससे ज्यादा नहीं आएगा। क्लियर है ये चीज? डिस्टेंस कम नहीं होगा डिस्प्लेसमेंट से, और डिस्प्लेसमेंट ज्यादा नहीं हो सकता डिस्टेंस से। क्लियर? नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखें। कोई ऑब्जेक्ट है वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, सर्कुलर पाथ में, सर्कल नहीं बना मेरे से, एग शेप बन गई। हाँ, सर्कुलर पाथ में अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ये मान लीजिए पॉइंट ए, ठीक है, और इसकी रेडियस गिवन, रेडियस ऑफ द सर्कल इज गिवन 14 meters. Here point B, here point C, and here point D. All are at 90 degrees. Then find the distance and displacement from A to B and A to C, A to D and A to A. डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों ही निकालिए, ठीक। अगर इसको कैलकुलेशन के लिए इजी करें तो मैं कह देता हूँ कि ये हमारा दे दिया गया है 4 या 5, कितना भी ले लीजिए आप, सभी से आंसर सेम ही आने वाले हैं, ठीक है। तो ये हमारा 5 है, बस कैलकुलेशन करने में, इधर 5 होगा तो ये भी रेडियस है, ये भी 5 मीटर, इधर भी रेडियस है 5 मीटर, इधर भी रेडियस है 5 मीटर। तो आप A से B तक का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालिए। A to B डिस्टेंस निकालते हैं पहले, A to B डिस्टेंस निकालो। कैसे निकालेंगे? यहाँ से यहाँ तक निकालना है भाई। अगर कंप्लीट देखें तो सर्कल है एक, और सर्कल का सरकमफेरेंस क्या होता है? 2πr, पहले ही बता था, ठीक है। फिर हम देखेंगे, लेकिन ये क्या है? ये तो सर्कल का 4th पार्ट है, तो कितना हो जाएगा? 2πr/4।
वैल्यूज पुट करो, आंसर मिल जाएगा। तो क्या हो जाएगा 1/2। तो पाई r/2 लिख दो। पाई की वैल्यू क्या है 22/7 इंटू r 5/2 110/14। ये आपका आंसर आ जाएगा। ए टू बी डिस्टेंस निकाल दिया, डिस्प्लेसमेंट निकाल लो। ए टू बी डिस्प्लेसमेंट कैसे होगा? डिस्प्लेसमेंट तो स्ट्रेट लाइन में होता है। तो क्या होगा स्क्वायर ऑफ दिस एंड स्क्वायर ऑफ दिस एंड रूट ऑफ अ होल। 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर रूट ऑफ अ होल। 25 प्लस 25 50 रूट हो गया। ठीक है, इसी तरीके से आप ए से सी के लिए निकालोगे। ए से सी के लिए अगर वो ऐसे घूम कर आ रहा है सी पे, तो कितना हो जाएगा उसका डिस्टेंस और कितना डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस के लिए क्या होगा 2πr, कंप्लीट के लिए होगा, हाफ हो गया तो 2πr/2 यानी कि πr हो जाएगा। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट तो हमें पता है स्ट्रेट लाइन हो गई, तो 5 + 5 10 हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर वो ए से डी पर आ रहा है ऐसे घूमकर, तो फिर निकाल दिए डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस कितना होगा भाई, ये कितना था टोटल 2πr, और ये इसका क्या हो गया 3/4 पार्ट है ये, तो इतना तो 3/4 इंटू 2πr कर देंगे, आंसर आ जाएगा। और डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो क्या होगा, यहाँ से स्ट्रेट लाइन जितना यहाँ था इतना ही यहाँ आएगा। नेक्स्ट, अगर वो ए पॉइंट से घूमकर ए पॉइंट पे आ गया तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालो। डिस्टेंस क्या हो जाएगा, कंप्लीट सर्कमफेरेंस हो गया, घूमकर वापस ही आ गया, तो क्या हो जाएगा 2πr। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, घूमकर वहीं आ गया तो 0। नेक्स्ट देखिए, हमारी कुछ टर्म्स हैं, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कर चुके। नेक्स्ट हमारे स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, या कहो डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन टाइम, इन यूनिट टाइम। नंबर वन स्पीड क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। इन शॉर्ट, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। तो यहां से हम फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं। स्पीड क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाई टाइम। वेलोसिटी क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। क्लियर है। एसआई यूनिट अगर देखें हम इसके, एसआई यूनिट, डिस्टेंस क्या होता है मीटर में, एसआई यूनिट टाइम सेकंड में, तो एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड। सेम फॉर वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट भी मीटर में मेजर होगा और टाइम सेकंड में, तो एसआई यूनिट फॉर वेलोसिटी इज मीटर पर सेकंड। क्लियर। नेक्स्ट देखेंगे हम, क्योंकि स्पीड में हम क्या लेते हैं, डिस्टेंस, ठीक है, इसलिए क्या होगा, अगर थोड़ा सा भी ऑब्जेक्ट चल गया तो डिस्टेंस पॉजिटिव, इसका मतलब स्पीड भी हमेशा पॉजिटिव। इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में क्या लेते, वेलोसिटी में क्या लेते हैं हम, डिस्प्लेसमेंट। तो इसलिए क्या होगा, अगर ऑब्जेक्ट राइट गया तो पॉजिटिव, लेफ्ट गया तो नेगेटिव, घूमकर वापस आ गया तो 0। तो इसलिए जो हमारा वेलोसिटी में जो है वैल्यूज कैसी कैसी आ सकती है, पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड
0। नेक्स्ट देखिए कि जो स्पीड है उसमें हम डिस्टेंस ले रहे हैं, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, तो स्पीड में भी हम कभी भी डायरेक्शन की बात नहीं करेंगे, इसलिए जो स्पीड होगी वह कैसी होगी, स्केलर क्वांटिटी, इट इज स्केलर। और वेलोसिटी में हम डायरेक्शन की भी बात करते हैं, इसलिए क्या है ये वेक्टर, इट इज वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट पॉइंट, तो जो हमारी स्पीड है उसमें डिस्टेंस ले रहे हैं, और डिस्टेंस कभी भी डिस्प्लेसमेंट से बड़ा नहीं होगा, सॉरी, जो हमारा डिस्टेंस है हमेशा ही डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होता है, उससे कभी भी छोटा नहीं हो सकता, इसलिए जो हमारी स्पीड है वो भी वेलोसिटी से कभी कम नहीं आने वाली, इट कैन नेवर बी लेस देन वेलोसिटी। और वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट है, इसलिए इसकी वैल्यू कभी भी स्पीड से ज़्यादा नहीं आने वाली, इट कैन नेवर बी ग्रेटर देन स्पीड। Is it clear? Next we will do in the next lecture.